नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। जेन जी, इस जनरेशन ने म्यूचुअल फंड निवेश का कल्चर बदल दिया है। छोटे छोटे टिकट साइज के ये निवेश जल्दी शुरू कर रहे हैं और छोटी एसआईपी से इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। म्यूचुअल फंड में कुल निवेशक जो हैं उनमें जेनजीज की जो हिस्सेदारी है वो 21% हो गई है और इसमें डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका एक बड़ा योगदान है। और यही वजह है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म्स की जो एंट्री है उसने एसआईपी रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ भी दिखाई है। तो क्या कहते हैं ये बदलते हुए ट्रेंड और ये आंकड़े, यही जानेंगे हम आज के अपने शो में। इस शो में हमारे साथ है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर और साथ ही फिनफिक्स की फाउंडर प्रवलीन वाजपेयी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। जेन जीज की बात हम यहाँ पर आज करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को वो एक नया शेप दे रहे हैं। सबसे पहले प्रवलीन आप बताइए, जब आपने ये डेटा देखा तो आपको सबसे पहला ख्याल इस जनरेशन के लिए क्या आया, क्योंकि रीशेप तो ये कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। नमस्कार स्मिता, एब्सोल्युटली आई थिंक बहुत ही डिलाइटफुल डेटा है। और ये वो जनरेशन है जो 1997 से लेके 2012 के बीच में बॉर्न हुई है। एंड डेफिनेटली इनके लिए मोबाइल फोन्स इनके बचपन का ऑलमोस्ट खिलौना रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली वेरी कंफर्टेबल कि कोई ऐप चलाना हो, कोई भी गैजेट्स चलाने हो, तो सबसे पहले तो इन जनरेशन का जो कंफर्ट लेवल है आई थिंक टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा हाई है। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन रिच इकोनॉमी में भी बॉर्न हुए हैं, बिकॉज आज के टाइम पे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब, थ्रू सो मेनी चैनल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन की जो अबंडेंस है वो भी इस जनरेशन को बहुत अच्छी मिल रही है। सो इट्स ग्रेट। एंड सबसे इसमें अच्छी बात ये है स्मिता दैट अगर ये जनरेशन एक छोटा सा इवन एक्सपेरिमेंटल तौर पे अगर हम ये मान के चलते हैं कि शुरुआत कर रही है, पर अगर वो छोटी जो एक्सपेरिमेंट है, लेट्स से स्टार्टिंग विद 500 या 1000 रुपीज की एसआईपी, कल को उनकी एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये उनको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग एक वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। सो डेफिनेटली जैसे ये जनरेशन बहुत इजीली सब्सक्रिप्शंस लेती है, बहुत इजीली खाना ऑर्डर करती है थ्रू मोबाइल्स, आई थिंक एट द सेम टाइम वो बहुत कंफर्टेबल है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एंड आई थिंक तभी हम ये बूम देख रहे हैं जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा संख्या में जो जेनजी है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ते देखा है, जो हमें आंकड़े बता रहे हैं। लाइक यू आर सेइंग द 21% पार्टिसिपेशन जो कैंप्स का डेटा दिखाता है, उसी तरीके से जो एनएससी का डेटा है स्मिता हमें वो ये बताता है कि करीबन 30 ईयर्स से बिलो की जो रजिस्ट्रेशन है एज पे वो 38% है आज के टाइम पे, जबकि 2019 में वो करीबन सिर्फ 22% थी। सो डेफिनेटली आई थिंक ये जनरेशन बहुत कंफर्ट के साथ आगे बढ़ रही है। एंड आई थिंक ये इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को भी समझते हुए इन डिसीजंस में जा रही है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत एट यंग एज करनी है। मिलेनियम्स जिसको सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस अगर कोई जनरेशन लगती है तो वो जेनजीज लगते हैं। और आई डोंट नो, ये एक अलग तरीके का वॉर है, अनटोल्ड वॉर, जिसमें हम देखते हैं कि अक्सर मिलेनियल्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ों से शिकायत होती है जेनजीज की। लेकिन फिर भी अगर आप निवेश के मामले में देखें तो जो हैबिट बनाने की बार बार हम बात करते हैं ये वो अपने अंदर इनबिल्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से डेटाज ये बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो पराशर जी इनके लिए ये है कि टाइम बहुत है इनके पास, और यही तो कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट में आप जितना टाइम देंगे इन्वेस्टमेंट में उतनी ही ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आई थिंक प्रवलीन ने काफ़ी डेटा शेयर किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं तो ये कहूँगा ये बड़ी फॉर्चुनेट जनरेशन है, बड़ी भाग्यशाली जनरेशन है, क्योंकि वो ऐसे मौके पे उन्होंने जन्म लिया है जब इंडिया एक ग्रोथ के कस्प पे है। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जो मौका अवसर मैं अक्सर कहता हूँ जो हमारे दादा या हमारे पिता या हमको नहीं मिला, वो मौका इनके पास है वेल्थ जनरेट करने का, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन पहले नहीं होती थी, इतनी मार्केट इतनी इवॉल्व नहीं थी, या ऐसी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही थी। तो एक अच्छा अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये बहुत सुनहरा अवसर है इस जनरेशन के पास। और सबसे बड़ा फायदा मोबाइल ऐप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, बहुत इजीली है। जैसा अभी प्रवलीन ने बोला खिलौना है उनके लिए, तो वो बहुत इजीली यूज, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। और ऑनलाइन आपका EKYC हो जाता है, कुछ बटन्स प्रेस करो आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। छोटी से 500-1000 रुपए से आप शुरुआत करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है स्मिता, ये जनरेशन जो है एग्रेसिव है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। पहले जो लोग कंजर्वेटिव होते थे, कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, पर ये जनरेशन मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी ना मिले दोबारा। तो ये वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं
और बहुत जल्दी क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो पुराने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सेविंग है या इन्वेस्टिंग है उससे बहुत अलग तरीका इन्होंने अपनाया है। जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करके देख रहे हैं, जहां जल्दी रिटर्न्स आते हैं उस पे जाते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये बहुत इजीली उनको एजुकेट कर रहे हैं और एक फोमो क्रिएट कर देते हैं कि क्या आपने अभी तक इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया या क्रिप्टो में भागीदारी नहीं निभाई। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और सबसे अच्छी बात यह है सुनहरा मौका है, टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग है और इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। जैसी इंफॉर्मेशन लेना चाहो सब मिल जाती है आजकल। तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम है जहां पे ये एक वेल्थ क्रिएशन का बहुत सुनहरा मौका इस जनरेशन के पास है। बिल्कुल, और चिल्ड आउट तो इतने होते हैं कि 2 मेल आप लोगों को याद होंगे हिस्टोरिकली जो काफ़ी हिट हुए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक तो ये आई एम टेकिंग लीव, थैंक यू और दूसरा अपने फेयरवेल पे जिसने लिखा था ओवरऑल सारे सबको मार्क करते हुए थैंक यू सो मच। ये इस तरीके की जनरेशन है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट के मामले में तो काफ़ी आगे निकलती हुई दिख रही है और अभी तो ये शुरुआत है, हो सकता है आगे और भी ये जनरेशन जो है इसमें पार्टिसिपेट करे। तो ये बड़ा ही अच्छा है। प्रवीण, अगर आप देखें तो जिस इन्वेस्टमेंट को आप हैबिट बनाने की बात कहते हैं और समझाते हैं हम आप अक्सर शोज के जरिए, और अक्सर वो हैबिट तो इनको इनबिल्ट है जिस तरीके के डेटास कह रहे हैं प्रवीण। जी, एंड जो स्मिता आप कह रहे हैं, आई थिंक वी आर मिलेनियल पेरेंट्स और हमारे बच्चे क्योंकि जेन जी हैं तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप जब ये चीज कह रही है कि बच्चे बहुत अलग है आजकल के। एब्सोल्युटली। वाइल स्टार्टिंग अर्ली विद इन्वेस्टमेंट स्मिता बहुत अच्छी चीज है एंड इस चीज को हम टोटली सपोर्ट करते हैं कि आप 500 या 1000 रुपए से कुछ भी आप शुरुआत करिए, जल्दी करिए। दो मुझे लगता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो इस जनरेशन को थोड़ा सा आगे ध्यान भी देना है कि उनके लिए देयर इज जस्ट टू मेनी ऑप्शंस। तो कई बार हमें श्योरिटी नहीं होती हम ये करें या वो करें, तो कई बार हम थोड़ा भटकते भी हैं उस राह में। सो आई थिंक हल्का सा अगर गाइडेंस ये जनरेशन वेदर अपने पीयर ग्रुप से या किसी को भी जो फॉलो करते हैं लेके एक तरीके से शुरुआत करें, तो ये जो उनका एक्चुअली में जेन्युइनली जो ये शुरुआत अर्ली एज में कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में बहुत एक प्रोडक्टिव उनको रिजल्ट्स दे सकती है। बट एट द सेम टाइम स्मिता हल्का सा ध्यान रखने की ये भी जरूरत है दैट इट इज ऑल्सो अ जनरेशन जिनके पास इतनी एक्सेसिबिलिटी रही है हर चीज की कि हर चीज बहुत क्विकली हो जाती है और कुछ प्रोसेसेस को ना हम चेंज नहीं कर सकते। आज भी अगर आप पेड़ को उगाएंगे तो उसकी स्पीड वही रहेगी, चाहे वो जेनजी उगा रहा है, चाहे मिलेनियल्स लगाएंगे या बेबी बूमर्स लगाएंगे। सो इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो लाइक प्लांटिंग अ ट्री। तो जो पेशेंस है वो मेरे ख्याल से इस जनरेशन को प्रोबेबली थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पर धीरे धीरे सीखना होगा। बहुत अच्छी शुरुआत है बट एट द सेम टाइम कुछ जो एक जिनको हम बोरिंग भी कह सकते हैं, कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं स्मिता इन्वेस्टिंग के वो बदले नहीं हैं, वो अक्रॉस जनरेशन सेम रहेंगे। तो अगर आज के जो बच्चे अब इन्वेस्ट कर रहे हैं आई थिंक वो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें व्हेनेवर दे आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, अपने लिए एक थोड़ा बफर जरूर बना के चलें ताकि अगर कोई कंटिजेंसी हो तो उनको अपनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स को ना तोड़ना पड़े। और मेरे ख्याल से सोच समझ के अपने रिस्क एपेटाइट को और अपनी लायबिलिटीज को देख के आप निवेश करें। वो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बट डेफिनेटली जो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का, एक इसका उदाहरण दूंगी मैं स्मिता। अगर आज एक 25 साल का यंगस्टर 10,000 की एसआईपी करते हैं तो 55 ईयर्स तक उस 10,000 की एसआईपी से एट अबाउट 12% XIRR वो एक 3 करोड़ की रकम जमा कर सकते हैं। और अगर ये चीज आपने 45 ईयर्स में शुरू की है तो आप मेयर 22 लाख रुपए उस चीज से जमा कर पाएंगे। और अगर उस स्टेज पे आप 45 पे चाहते हैं कि नहीं मैं भी 3 करोड़ बना लूं, तो उस 10 साल में आपको महीने का 1,35,000 रुपए का निवेश करना होगा। तो मेरे ख्याल से जो छोटे अमाउंट से बड़ा रकम बनाने का इनके पास मौका है दैट इज वंडरफुल। और ये एक नहीं, अपने बगीचे में बहुत सारे पेड़ उगा सकते हैं बट स्टिल एट द एंड ऑफ इट आपको पेशेंस रखना है और आपको टाइम देना है कुछ चीजों को टू एक्चुअली रीप द फ्रूट्स उस चीज के। और सबसे बड़ी बात डिस्ट्रैक्शन जो इस जनरेशन में दिखती है कहीं ना कहीं वो आपको नहीं होना है, तभी जाकर जो आप बता रही हैं प्रॉब्लम वो फ़ायदा इनको मिलेगा। वरना ये तो ये भी करते हैं कि ट्रेडिशनल हो चुका है घर खरीदना तो क्यों घर खरीदना है, चलो लोन लेकर घूम के आ जाते हैं। ये भी इसी जनरेशन का फंडा है। तो वो नहीं करना है कि एसआईपी से एक अच्छी खासी वेल्थ बना ली है तो उसको लेकर यूरोप टूर पे निकल जाए, उसको कंपाउंडिंग का फ़ायदा के लिए इन्वेस्ट करते रहे। अब एडवाइजर की भूमिका जिस तरीके से बदली है पराशर जी, उसको लेकर आपको इस जनरेशन को क्या कुछ कहना है अपनी तरफ से? बिल्कुल, आई थिंक जैसा प्रॉब्लम ने बोला कुछ गोल्डन रूल्स सेम रहते हैं।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल इमरजेंसी फंड्स जरूर रखें, ऐसा नहीं हो कि अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करें। दूसरा, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत इम्पल्सिवली सिप को स्टॉप कर देते हैं, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं विद पर्पस से इन्वेस्ट करें, कि चाहे आपका कोई भी पर्पस हो, चाहे वर्ल्ड टूर ही हो जैसा आप बोल रही थी, या ड्रीम वेडिंग है, या कोई रिटायरमेंट है जिसको हम फायर कहते हैं आजकल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो इस जैसे कॉन्सेप्ट जो भी हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन्वेस्टिंग में, इक्विटीज में, तभी जाके आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। और कोशिश करें डाइवर्सिफाइड रखें अपना पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा स्मॉल कैप में रख दें क्योंकि इसमें ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे। तो कोशिश करें एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, विद इन मार्केट कैप्स में डाइवर्सिफाई करें। और एसेट क्लासेस में भी थोड़ा बहुत गोल्ड भी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और थोड़ा बहुत डेट, चाहे वो आपके ईपीएफ के थ्रू है या पीपीएफ के थ्रू है, किसी और माध्यम से है, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अवश्य रखें। और कोशिश करें जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे इक्विटीज में, तभी आपको एक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो गोल्डन रूल्स हैं कि आप अपना प्रोटेक्शन भी जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने कोई प्रोटेक्शन ले रखा और सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो टर्म प्लान, मेडिक्लेम्स को भी अपना जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो ये सारी चीजें, गोल्डन रूल्स चेंज नहीं होती हैं। और रिस्क एपिटाइट अपना चेक करें कि इतना ही, वही फंड्स में चुनाव करें, वही स्कीम्स में निवेश करें जहां पे आपका रिस्क एपिटाइट आपको अलाउ करता है, क्योंकि 4000 स्कीम्स है तो उसमें चुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ऐसा ना देखें कि इस फंड में बहुत अच्छी रिटर्न्स आई थी, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं इंटरनेट पे ऐसा आता है कि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 40% रिटर्न दी और आपने इन्वेस्ट कर दिया। कोशिश करनी है आप थोड़ा सा एजुकेशन करें, उसको अंडरस्टैंड करें, अगर आपके रिस्क एपिटाइट को सूट करता है तभी उसमें निवेश करें। ऐसे नहीं कि लास्ट 5 ईयर की रिटर्न देख के आप उस पर इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, और टीवी पर बोल रहे एडवाइजर की बात भी माने। जरूरी नहीं है कि फिन इन्फ्लुएंसर्स की बात ही आपको माननी है। चलिए, अब शो में कुछ कॉलर्स को भी आज शामिल करने का समय हो गया है। तो पहले कॉलर मनोज दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाय। तो मैंने प्रोफाइल भेजा हूँ, तो आप थोड़ा ओपन करके देखिए मेरा प्रोफाइल। तो मेरा अभी पोर्टफोलियो वैल्यू है 14 लाख समथिंग, और मैंने 6 और 7 फंड में कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ा रिव्यू करके जो मुझे थोड़ा बताएंगे एक्चुअली जो भी जितने सारे मैंने फंड लिया हूँ वो सब सही है कि नहीं, और कुछ बदलाव भी करना चाहता हूँ। ओके, और थोड़ा देख के थोड़ा मुझे बताएंगे। ओके। पराशर जी, लगभग 50,000 के SIP ये कर रहे हैं और 14,96,000, यानी लगभग 15 लाख का इनका एक पोर्टफोलियो का वैल्यू जो है वह बन चुका है। 1 करोड़ का टारगेट है इनका 10 साल में। और इनके पास फंड्स जो हैं वो HSBC वैल्यू फंड है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी स्मॉल कैप फंड इनके पास, SBI कॉन्ट्रा है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है। क्या कुछ सलाह रहेगी इन्हें इनके पोर्टफोलियो पर? बिल्कुल स्मिता जी, देखिए मनोज जी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस मार्केट कैप्स, तो अच्छे फंड्स का चुनाव कर रखा है, सारे टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं। बस लेकिन थोड़ा सा बदलाव जो मैं पोर्टफोलियो में चाहूँगा मनोज जी, वो ये है कि आपके पास एक ही तरीके के 2 फंड्स हैं। हालांकि सेबी में इसका डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। आपके पास कॉन्ट्रा फंड भी है, आपके पास एक वैल्यू फंड भी है। तो मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो में दोनों में से कोई एक कैटेगरी बहुत है, पर्याप्त है। दोनों कैटेगरीज की आवश्यकता नहीं है। तो आप कोई सा भी, चाहे तो HSBC वैल्यू कैप वैल्यू स्टाइल फंड या फिर SBI कॉन्ट्रा फंड को आप स्टॉप कर सकते हैं। एक फंड को कंटिन्यू करें, और वो जो 10,000 की SIP है उसको विद इन एग्जिस्टिंग फंड्स में ही आप डाइवर्सिफाई कर दें। जैसे कि पारंपरिक में आप 11,000 कर रहे हैं तो उसको 15,000 कर सकते हैं। आपके पास निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है जिसमें आपने लमसम निवेश किया हुआ है, तो उसमें 3-4 हज़ार की SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वहीं 2-3 हज़ार आप मिड कैप में भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा और बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। जहाँ तक कि गणित का सवाल है, आप बहुत अच्छी रकम की SIP कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 50,000 की SIP अगर आप निवेशित करते हैं, 12% का अगर मैं CAGR लेके चलूँ तो 12 वर्ष में ये करीब 1 करोड़ 12 लाख हो जाते हैं। और आपके पास लमसम भी है 14 लाख का करीब, तो ये भी करीब 46 लाख रुपए हो जाता है। अगर मैं 12% का CAGR लेके चलूँ तो 1.5 करोड़ तक आप फंड्स कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने तो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है, तो 1.5 करोड़ का लक्ष्य आप आराम से अचीव कर सकते हैं। और कोशिश करें, स्टेप अप भी करते रहें तो और बड़ा फंड आपका बन सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बिल्कुल, तो आपके लिए ये सलाह पराशर जी की तरफ से, जिसको आप मानेंगे तो जो आपका टारगेट है उसको आप इजीली अचीव कर लेंगे। अब शो में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स जानेंगे उनके सवाल और गेस्ट से जानेंगे उनके जवाब और सलाह। रुकेंगे एक ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। हम शो में कुछ कॉलर्स को भी, कुछ व्यूवर्स को भी कर रहे हैं शामिल। तो हमारे एक और इस वक्त कॉलर हमारे साथ हैं, नरेंद्र महेश्वरी। नरेंद्र जी, पूछे, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। प्रेजेंटली मेरे पास में 5 SIP हैं, 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। SBI मल्टी एसेट्स फंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स, आदित्य बिरला का मल्टी एसेट्स फंड्स, HDFC फोकस फंड और फिर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड्स में जी। तो अब ये 5 SIP में है 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो पहले तो मैं ये समझ चाहता हूँ ये SIP जो मेरी चल रही है ये ठीक इन्वेस्टमेंट है या मुझे इसमें से किसी SIP को रोक के दूसरी जगह स्विच करना है? ओके, प्रवीण, क्या करना चाहिए इन्हें? जी, नरेंद्र जी ने, मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी रिटायर्ड हैं स्मिता, सो 25,000 की इनकी SIP जा रही है। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे इनके पास एक SBI का मल्टी एसेट फंड है, तो ये आदित्य बिरला का मल्टी एसेट फंड स्टॉप कर सकते हैं। अगर इनका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, थोड़ा गोल्ड में एलोकेशन ले सकते हैं मल्टी एसेट से निकाल के 5,000। HDFC फोकस की जगह मुझे लगता है ये HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज उठा सकते हैं। एंड उसके अलावा एक ये अपने लिए मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर 10 साल तक का इनका पोर्टफोलियो है। तो अगर 5,000 से ये अपनी SIP और इंक्रीज कर लेंगे, 30,000 तक का निवेश कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में करीबन 67 लाख की एक रकम जमा कर लेंगे विद दिस SIP। और अगर 15 साल तक रखेंगे तो करीबन 1.4 करोड़ स्मिता अपने लिए ऐड अप कर सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर प्रवीण ने आपको थोड़े से आपके पोर्टफोलियो में बदलाव की सलाह दी है, जिसको आप अगर बदलते हैं तो और भी बेहतर ग्रोथ आप अपने पोर्टफोलियो के जरिए हासिल कर सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर विशाल मोरे का हमारे पास सवाल है। ये ईमेल के जरिए सवाल आया है, पढ़ के मैं आपको पराशर जी बताती हूँ। 35 साल इनकी उम्र है और मौजूदा निवेश इन्होंने 73,000 की SIP कर रखी है। NPS में भी अच्छा खासा 10 लाख इनके पड़ा है, PF में भी 13 लाख रुपए ऑलमोस्ट इनके हैं। लमसम निवेश ये हर साल 1.5 लाख रुपए का कर लेते हैं। 25 साल में 50 करोड़ का इनका टारगेट है। इस टारगेट में रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सभी कुछ शामिल है। इनके पास जो फंड है वो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन लार्ज कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल का मिड कैप फंड है और HDFC मल्टी कैप फंड है। इनके बारे में सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं पराशर जी, जो मुझे लगी वो ये कि इन्होंने 25 साल में अपने लिए टारगेट सही रखा है। वरना अक्सर हम ये देखते हैं कि 20-25 साल में भी लोग 2 करोड़ या 5 करोड़ ज्यादा से ज्यादा यही टारगेट रखते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा 50 करोड़ जो इनके सारे खर्चे होंगे उसके हिसाब से इन्होंने टारगेट रखा है। क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? आई कंप्लीटली एग्री स्मिता, बुलंद टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है 50 करोड़ का। तो अगर ऐसा टारगेट हो तभी इन्वेस्टिंग करने में भी मजा आता है। तो मेरा साहब, अगर पोर्टफोलियो देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, काफ़ी अच्छे फंड्स आपने ले रखे हैं। तो थोड़ा सा मैंने देखा है स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है बाकी फंड्स के कंपैरिजन में। आपकी लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें बिल्कुल ठीक है कि स्मॉल कैप में आप अच्छे रिटर्न्स पोटेंशियल होता है, वॉलेटिलिटी आप फेस कर सकते हैं क्योंकि अभी आपकी एज आपकी तरफ है और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं स्मॉल कैप में निवेश करना कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कम कर सकते हैं, करीब 5-6 हज़ार रुपये वहाँ से थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। और एक फंड जो आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है मोरे साहब, वो है वैल्यू स्टाइल फंड। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो थोड़ा सा स्मॉल कैप को रिड्यूस करके आप ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड में निवेश करें। तो एक पोर्टफोलियो में ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन बेहतरीन हो जाएगी और एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब थोड़े गणित की बात करते हैं तो बहुत अच्छी अमाउंट की SIP आप कर रहे हैं 73,000 रुपये की। तो मैं अगर उसको काउंट करके चलूँ, 12% का CAGR लेके चलूँ और 25 वर्ष, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा टाइम होराइजन है, तो ये करीब करीब बन जाता है 12 करोड़ 42 लाख रुपये। तो एक अच्छा कॉर्पस यहाँ बनता नजर आ रहा है। वहीं पर 18,000 की SIP आप PF में भी कर रहे हैं और 9,000 की आप NPS में भी कर रहे हैं। तो इन दोनों को भी जोड़े अगर 25 वर्ष में, और एक में 8.25% का CAGR और एक में 10% का CAGR लेके चलूँ तो करीब करीब 1 करोड़ 71 लाख और 1 करोड़ 11 लाख बन जाते हैं। तो ये तो हुई रेगुलर इनकम, रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं। और वहीं पर जो आपका लमसम है
जो पीपीएफ में भी है, ईपीएफ में भी है और म्यूचुअल फंड में भी है। तो इन तीनों को अगर हम इन्वेस्टेड रखते हैं 25 वर्ष तक, तो ये भी एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। तो ये करीब करीब बन जाता है 4,91,00,000। तो ये सारा हम जोड़ भी लें और 1.5 लाख रुपए जो आप हर महीने हर साल निवेश करते हैं, इन सबको भी अगर हम जोड़ लें तो ये हमें ले जाता है करीब करीब 22,27,00,000 रुपए तक। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इनकम प्लस जो लमसम है वो सब 12% का सीजीआर लेके चले और पीएफ में हम एनपीएस में थोड़ा कम लेके चले तो ये 22-23 करोड़ तक तो हमें ले जाएगा। अब बची बात 50 करोड़ की, तो 26-27 करोड़ का गैप है। तो उसके लिए एक छोटा सा सिंपल जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपको अपनी म्यूचुअल फंड सिप में कम से कम 12-12.5% का स्टेप अप करना है हर वर्ष एनुअली। तो आप 50 करोड़ के लक्ष्य तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये स्टेप अप अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या जो भी लमसम आप निवेश कर सकते हैं वो भी अच्छी बात है, क्योंकि एक बड़ा कॉर्पस आपने रखा हुआ है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और चाहिए एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से, ताकि आप इस जो 50 करोड़ का गोल है आप उसको अचीव कर पाए। और कोशिश करें जो भी सिप है अपने गोल से लिंक करें, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई है या शादी है, उसको एक अलग से डिफाइन कर लें कि 20 साल बाद शादी है तो उसके लिए ये सिप है, 15 साल बाद ये वाला गोल है तो उसके लिए ये सिप है, ताकि आपको बहुत क्लियर रहेगा कि कौन सी सिप किस गोल के लिए है, तो बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। तो ब्रॉडली बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, बहुत अच्छा कॉर्पस आपने रखा है, और थोड़ा सा ये जो बदलाव है इसको अवश्य करें और एसआईपी में अपना स्टेप अप करें। तो मेरे हिसाब से आप अपने गोल के लक्ष्य के काफी करीब पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, तो थोड़े से चेंजेस और आप पहुंच पाएंगे अपने टारगेट के नज़दीक। एक और सवाल प्रवीण, वेरी क्विकली मैं इसको पढ़ के बताती हूँ आपको और आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। मनीष राज का ये सवाल है, लगभग इन्होंने 11,100 के एसआईपी कर रखी है। आई डोंट नो, शायद इनका कोई शुभ नंबर होगा ये, और पोर्टफोलियो वैल्यू 4 लाख इनके हैं। 15 साल में 50 लाख का टारगेट है, 22 साल में 70 लाख का टारगेट है। क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? जी, ये जो पोर्टफोलियो है स्मिता, ये जो करीबन नेक्स्ट 15 इयर्स में जो इनका टारगेट है 50 लाख का, उससे ज्यादा अधिक ये बना पाएंगे, बिकॉज ये भी बोल रहे हैं कि हर साल एक 50,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो विद करंट एसआईपी और जो इनका थोड़ा लमसम ऑलरेडी 4 लाख का है, उससे ये 95 लाख तक पहुंच जाएंगे इन द नेक्स्ट 15 इयर्स। और उसमें से अगर तब इनने 50 लाख का रिडेम्पशन करके आपने यूटिलाइज कर लिया, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसके साथ, बचे हुए निवेश के साथ, ये 22 इयर्स में 1.2 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। पर जो इनने टारगेट्स बनाए हैं, मैं थोड़ा सा इनको एक बार बस ये बताना चाहूंगी कि 15 साल में जो 50 लाख की कीमत है वो आज के 20 लाख के बराबर होगी, और जो 22 साल में 70 लाख की कीमत है वो आज के 19 लाख के बराबर होगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इन आंकड़ों को देखते हुए ये बहुत मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनके गोल्स नहीं लग रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि आप थोड़ा सा अपने गोल्स को जरूर वापस रिविजिट करिए, और आपके पास 2 स्मॉल कैप्स हैं, 2 की जगह आप 1 को कंटिन्यू करिए, और आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले सकते हैं निफ्टी 50 का इक्वल वेट इंस्टेड ऑफ 2 स्मॉल कैप्स। और इसके बाद थोड़ा सा बस अपने गोल्स को रिविजिट कर लीजिए, एंड देन मेरे ख्याल से एक बार वापस शायद आप शो पे आके सलाह ले सकते हैं हाउ टू प्रोसीड। बड़ा सोचिए, बड़ा गोल रखिए और उसको बड़े आराम से अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ प्रॉब्लम आपका हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। विश्वजीत पराशर जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।